हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अंगद कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि मैं अब क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 11th का, क्लास 12th का जो सिलेबस है NCERT पैटर्न वाली, उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर मैथ का जो संख्या पद्धति है हमने उसको उठाया है। मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी, इसीलिए आप लोग मिस मत करिएगा। हमारे द्वारा प्रयास की जाएगी कि आपको प्रतिदिन वीडियो मिले, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हम क्या किए हैं कि क्लास 9th का जो सिलेबस है, ओके, यानी मैथ की, हमने उसको उठाया है। मैथ का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हम सबसे पहले इसमें बेसिक पॉइंट बता रहे हैं। बेसिक पॉइंट अगर समझ जाएंगे आप लोग तो आगे जब चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग क्वेश्चन यानी प्रश्न को हल करेंगे, तो उस समय आपको बहुत हेल्प करेगी ये सब बेसिक पॉइंट। इसीलिए वीडियो चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, इसको ध्यान से देखिएगा, इसे मिस मत करिएगा। अगर इसको छोड़ देंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी जब आगे चल करके आप क्वेश्चन को हल करेंगे। इसीलिए जो भी बात बताई जा रही है उसे आप प्रॉपर नोट्स में लिखते चलिएगा और प्रॉपर अच्छे तरीके से समझते चलिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार समझा दूँ आपको तो समझ में आ जाए, ओके। तो चूंकि यहाँ पर हम संख्या पद्धति, हमारा जो क्लास 9th के पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, हमने उसको उठाया है। संख्या पद्धति जिसको हम अंग्रेजी में नंबर सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। संख्या जिसको हम नंबर कहते हैं और पद्धति का मतलब सिस्टम, ठीक है ना। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम को उठाए हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, संख्या पद्धति के अंतर्गत बहुत सारे संख्या आते हैं, ओके। और इसी संख्या पद्धति के कारण हम कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे करते हैं। तो मान लीजिए आपको हमारी लंबाई नापनी है, हमारी नीचे से लेकर के हमारा सर तक हाइट कितनी है, हमारी जितनी भी नापनी है उसको आप संख्या में ही बताएंगे। कि मान लीजिए कि 5 फुट का है, 5 फुट 2 इंच का है, तो 5 फुट 2 इंच बताएंगे। वो संख्या कहाँ से आया? इसी नंबर सिस्टम से आया। यानी किसी भी चीज़ का आप मेजरमेंट जो करते हैं ना, इसी संख्या पद्धति से ही आता है, समझे ना। यानी कि संख्या पद्धति क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए संख्या पद्धति है क्या चीज़ ना। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम है क्या। तो संख्या पद्धति एक प्रकार की ऐसी सिस्टम है, ऐसी पद्धति है, वही लिखे हैं कि संख्या पद्धति एक प्रकार की ऐसी क्या है जी, सिस्टम है। ऐसी सिस्टम है जिसका उपयोग हम गणना करने में, ओके, यानी कैलकुलेशन करने में और मापन करने में, यानी कि मेजरमेंट करने में हम करते हैं। किसका उपयोग? संख्या पद्धति का प्रयोग, ठीक है ना। यानी कि संख्या पद्धति हम क्यों पढ़ रहे हैं, यानी संख्या पद्धति के माध्यम से हम कैलकुलेशन करते हैं और गणना करते हैं, ओके। ये पॉइंट तो क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम जानते हैं संख्या पद्धति में हमें पढ़ना क्या है। संख्या पद्धति में हमको पढ़ना है इसके कुछ बेसिक पॉइंट संख्या से रिलेटेड, और इसीलिए संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ पे बता रहे हैं, जो कि आप एकदम प्रॉपर नोट से लिखते चलिएगा और ध्यान से समझते चलिएगा, तो आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। आने वाले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, आपको एकदम माइंड में सेट होते चली जाएगी, आप कहीं भूलिएगा नहीं, ठीक है। यानी जितनी भी बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, जितनी भी बातें हमने बताने की कोशिश किया है, उसको ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, संख्या पद्धति में आता है अंक। क्या चीज़? अंक, जिसे हम बोलते हैं डिजिट के भी नाम से अंग्रेजी में, ठीक है ना। इसको आप वीडियो देखिए, वीडियो लंबा देकर के आप यहाँ से तुरंत चले मत जाइए, क्योंकि अगर समझ जाएंगे आप ना, तो चाहे देखिए एक ही बार तो वीडियो देखना है, आप देख लीजिए और आने वाले चैप्टर में जब क्वेश्चन हल करेंगे, प्रश्नावली में हल करेंगे ना, तो इस सब की आवश्यकता पड़ सकती है। और इसीलिए बेसिक पॉइंट हर चैप्टर के अंदर आता है। किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है सबसे पहले, तो उसका बेसिक पॉइंट हम सबसे पहले बता रहे हैं। पहले इसको आप लोग नोटिस करो, इसके बाद हम बताएंगे आगे क्या करना है, कैसे करना है, समझे कि नहीं, ओके। सबसे पहले इस चैप्टर में हमको डिजिट पढ़ना है, अंक क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, 0 से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना, यानी 0 से लेके 9 तक ये सभी अंक कहलाते हैं, ठीक है। यानी 0 से लेके 9 तक, अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक क्या कहलाते हैं जी? अंक कहलाते हैं। ये सभी क्या है? अंक कहलाते हैं। इसमें कोई आपको डाउट नहीं हुई होगी। अब देखिए संख्या क्या होती है। अंक के बाद संख्या आती है। संख्या क्या होती है? तो देखो, इन्हीं अंकों की सहायता से, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक हम संख्या का निर्माण करते हैं।
यानी कि हम कह सकते हैं कि संख्या वे होते हैं जो अंकों की सहायता से बनते हैं। कोई भी संख्या जो होता है वो अंकों की सहायता से बनता है। अब एक उदाहरण देते हैं इसका। हम यहाँ पर जैसे में लिखवाते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं, जैसे हम लिख दिए कि 512, कितना लिख दिए 512, ये एक संख्या हो गई। अब ये किसकी सहायता से बना है? तो इन्हीं अंकों की सहायता से मिलकर के बना है। देखिए तो आप यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ भी 5 है। ये 5 कैसे बना है? यहीं से तो बना है, यहीं से तो 1 यहाँ पर आया है, यहीं पर से तो 2 यहाँ पर आया है। यानी कि इन्हीं अंकों की सहायता से हम किसी भी संख्या को बनाते हैं। और इनकी सहायता से आप कितना भी बड़ा अंक, कितना भी बड़ा संख्या आप लिख सकते हैं, कितना भी बड़ा आप संख्या लिख सकते हैं इन्हीं अंकों की सहायता से। कुछ भी लिख दो, जैसे 9278025589, चाहे कितना ही बड़ा संख्या बनाओ, इसमें कौन सा संख्या कौन सा चीज प्रयोग हुआ है? यही सब अंक जाकर के प्रयोग हुआ है, इन्हीं अंकों की सहायता से मिलकर के बना है। तो इसको बोलेंगे संख्या। जो बना है ना, इसको बोलेंगे हम क्या चीज? संख्या। ठीक है। तो जैसे में आप लिख सकते हो इसको लिखने के बाद कि जैसे में संख्या वे होते हैं जो अंकों की सहायता से मिलकर के बनते हैं। हमने इसका एक उदाहरण भी दे दिया है, 1-2 उदाहरण दिया है। अपने से कुछ भी बना सकते हो, कोई भी संख्या लिखो तो वो अंकों की सहायता से मिलकर के बनता है, तो बनता है। इतना क्लियर हुआ होगा। हमने तो यहाँ पर अंक बता दिया और संख्या बता दिया। अब समझते हैं संख्या के प्रकार के बारे में। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो यहाँ पर सबसे पहली आती है प्राकृतिक संख्या, दूसरा आता है पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या 2 प्रकार का होता है, एक धन पूर्णांक संख्या, एक ऋण पूर्णांक संख्या। ठीक है ना। इसके बाद अभाज्य संख्या आता है। इसके अलावा भी कुछ संख्या होती है जो कि बताएंगे बाद में जब जरूरत पड़ेगा तब। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज जानना आवश्यक है। संख्या कितना प्रकार आप जान लीजिए, इतना ही के लिए अभी आपके लिए बेटर है। ठीक है ना। अब समझिए, हम सभी संख्या के बारे में अलग से बताते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य अभाज्य जो भी है सब हम अलग से बता रहे हैं। प्राकृतिक संख्या सबसे पहले हम उठाए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या। ओके। देखो, डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा, और परिभाषा लिखने की एक तरीका है। किसी भी चीज का परिभाषा लिखते हैं, मान लीजिए प्राकृतिक संख्या का ही परिभाषा लिखते हैं ना, तो एक चीज का आप नोटिस जरूर करिएगा कि डबल इन्वर्टेड गामा के अंदर आप किसी भी परिभाषा को लिखिएगा। क्योंकि देखिए एक से चालू हो रहा है ना, कुछ भी हो परिभाषा, चाहे कुछ भी हो, आप अभी इस पर फोकस मत करो, बस इस पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी आप परिभाषा लिखोगे तो डबल इन्वर्टेड गामा से चालू करो और डबल इन्वर्टेड गामा पर बंद करो। ठीक है। इसके अलावा अगर यही प्राकृतिक संख्या जो हेडिंग है अगर बीच में आता है कहीं भी, तो उसको सिंगल इन्वर्टेड गामा से बंद करना है और क्लोज करना है। ठीक है ना, बंद करना है। यानी कि हम परिभाषा लिखते समय डबल इन्वर्टेड गामा से चालू करेंगे, अगर बीच में यही हेडिंग अगर आता है तो उसको क्या करना, हाईलाइट कर देना और सिंगल इन्वर्टेड गामा लगाना। इसके बाद लास्ट में जब खड़ी पाई लगा लेंगे तो डबल इन्वर्टेड गामा से उसको बंद कर देंगे। समझे ना। ये परिभाषा लिखने का बेस्ट तरीका है। अगर ऐसा आप करोगे तो एग्जाम में एग्जामिनर जो आपके कापी साइन करेंगे आपको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए इन सभी का विशेष ख्याल आप रखिए ही रखिए। समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखिए, जब मनुष्य इस प्रकृति में पैदा हुआ, जब जन्म लिया, जब गिनती गिनना चालू किया तो उन्होंने चालू किया 1 से। कहाँ से? 1 से चालू किया। 1 2 3, यहाँ पर मान लो 4 वस्तु है तो कहाँ से गिनना चालू करेगा कि पहला वस्तु, दूसरा वस्तु, तीसरा वस्तु, चौथा वस्तु। यानी कि कहाँ से चालू किया? 1 से। तो 1 से चालू होने वाली जो भी संख्या होती है उसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। यानी 1 से शुरू होने वाले संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और यहाँ पे जैसे लिखे हैं, जैसे में आप लिख सकते हो, जैसे में 1, देखो 1 से चालू हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे डट 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 कर दो, यानी आगे बढ़ते जा रहा है। यानी ये सब गिनती के अंक हो गए। ठीक है ना। ये सब गिनती वाले हमारे हो गए संख्या। यानी 1 से चालू होने वाले जितने भी गिनती आते हैं, 1 से लेकर के अनंत तक आप गिनती गिन सकते हैं। गिनती कभी खत्म नहीं होता है। आप कितना भी गिनती गिनना चालू करिए कभी खत्म नहीं होगा। यानी चालू कहाँ से होना चाहिए? 1 से, तभी हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें एक 0 की कमी हो गई है। क्या हो गई है? 0 की कमी प्राकृतिक में। अब क्या करेंगे
कि पूर्ण संख्या में हम जीरो ऐड कर देंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्या में जब जीरो ऐड कर देंगे, यानी कि जब जीरो से अब शुरू होगा, अगर जीरो से शुरू होगा तो उसको हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होता है उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू होता है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो हमेशा जीरो से चालू होता है। इतना समझ में आ रहा होगा ये बात। यानी पूर्ण संख्या क्या होती है? वही संख्या जो जीरो से चालू होता है। परिभाषा लिखे हैं, आप समझ लीजिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे अनंत तक, ठीक है ना। यानी जीरो से चालू होने वाली जो संख्याएं होती है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं, जबकि एक से चालू होने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? इतना बात आप ध्यान में रखिए। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हम जो भी समझा रहे हैं, जो भी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। समझते हैं आगे। नेक्स्ट, सम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या वे संख्याएं होते हैं जो 2 से पूरा 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 कट जाए और शेषफल कुछ ना बचे, उसको बोलते हैं सम संख्या। वही हमने लिखा है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए और कुछ शेष ना बचे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सम संख्या। जैसे में 4 है, ये 2 से कट जाता है। 2 है, यहाँ से चालू करते हैं, 2 से, 2 भी 2 से कट जाएगा। 4 भी, 6 8 10 12 14 16 18 20 22, इस तरह से ये सब 2 से कटने वाली संख्या है और शेषफल कुछ बचेगा ही नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोलेंगे हम सम संख्या। और विषम संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं जो 2 से न कटे और शेषफल कुछ बच जाए, उसको बोलते हैं विषम संख्या। ये विषम संख्या ना, कि वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा न कटे उसको विषम संख्या कहेंगे ना। सम संख्या क्या था? जो 2 से पूरा पूरा कट जा रहा था और शेषफल कुछ नहीं बच रहा था। लेकिन विषम संख्या में क्या होगा कि 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा और शेषफल कुछ बच जाएगा। जैसे हम मान लीजिए कि अगर 3 है, 3 2 से कटता है क्या? नहीं कटता है। देखो, अगर 3 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर कितना शेष बच गया? 1 बच गया। बच गया कि नहीं? तो पूरा पूरा कटा गया? नहीं कटा। तो इसको हम बोलेंगे हम विषम संख्या, ठीक है। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 11 13 15 17 19, ठीक है, 21 23 डट आगे चले जाइए आप, ठीक है ना। ये सब क्या है? विषम संख्या। इसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखो, भाज्य संख्या वे संख्याएं होते हैं जो कि अपने से छोटे संख्या से कट जाती है। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो अपने से छोटे संख्या से कटती है। जैसे मान लो 10 है ना, तो 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, यानी जो कट जाए किसी ना किसी संख्या से, उसको बोलेंगे हम भाज्य संख्या। मान लो 12 है, क्या है? 12 हमारा 2 से भी कटता है, 2 छक्का 12, 3 से भी कटता है, 3 चौका 12, 4 से भी कटता है, 4 तियां 12, और 6 से भी कटता है, 6 दूना 12। ये चीज ना, यानी जो 12 है अपने छोटे संख्या से कट जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? भाज्य संख्या, ठीक है। यानी भाज्य संख्या क्या होती है? जो अपने से छोटे संख्या से कट जाए उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4 हो गया, 6 हो गया, ये भी अपने छोटी संख्या से कटता है। इसके बाद में 8 हो गया, 9 भी कटता है, 9 3 से कटता है, 3 3 9। फिर 10 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, 13 नहीं कटता है, 14 हो गया, 15 कटता है किसी न किसी संख्या से, 3 से 5 से कटता है, 16 हो गया, 17 नहीं कटता है, 18 कटता है, 19 नहीं कटता है, 20 कटता है, 21 कटता है, 22 भी कटता है, लेकिन 23 नहीं कटता है। इस तरह से ना ये हमारा क्या हो गया? भाज्य संख्या, ठीक है। अब समझते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो अपने से छोटे संख्या से नहीं कटता है, जो खाली अपने आपे से कटता है और किसी से नहीं कटता है। जैसे में 3 है ना, 3 तो अरे भाई देखो, जैसे में 3 है, 1 से तो कटता ही है, 1 से तो हर कोई संख्या करता है, तो 1 को छोड़ दो ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अभाज्य संख्या होता है, 1 से भी कटे और उसके अलावा अपने आप से ही कटे और किसी से न कटे। जैसे में 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अगर 5 को देखा जाए तो अपने आप से ही कटेगा और 1 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 7 भी अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, किसी संख्या से नहीं कटेगा। और 9 नहीं होगा ना, क्योंकि 9 3 से कटता है। 11 हो गया जो अपने आप से कटेगा, 13 भी अपने आप से, 17 भी, ठीक है, 19 भी, 23 भी, 29 भी, 31 भी, और
ऐसे जो भी आते हैं और संख्या जो अपने से छोटे संख्या से न कटे, खाली अपने आप से कटे और एक से कटे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, इतना समझ में आया? यानी प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यानी इतनी संख्या आपने पढ़ लिया है। इसके बाद में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और अभाज्य संख्या, ये सब बचल है 4 ठो। पहले इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम तुरंत बताते हैं किसके बारे में, जो बच चुके हैं उसके बारे में। ठीक है ना, जल्दी से। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने वहाँ तक बता दिया था, यानी अभाज्य संख्या तक। इसके बाद में हम 7वां बता रहे हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। क्या बता रहे हैं? परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है ना, तो परिमेय संख्या क्या होती है कि जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। भिन्न के रूप का मतलब कि p बटे q के रूप में। p ऊपर अंश होता है जबकि q नीचे हर होता है, यानी कि 1/2 के रूप में, 3/4 के रूप में जो लिखेंगे हम, उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है ना, तो वही परिभाषा हमने लिखा है। जैसे हम बता दे रहे हैं, जैसे में 3/4 हो गया, ठीक, 6/10 हो गया, 10/12 हो गया, ये सब क्या है? जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ये सब परिमेय संख्याएं हैं। ओके, अब समझते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जिसे हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे उसको परिमेय संख्या, और जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है ना, यानी कि अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे में रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या का मतलब, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जी? जैसे मैं अभी लिखवाए थे हम कुछ देर पहले, जो अपने से छोटे संख्या से नहीं करता है, केवल अपने आप से करता है। ठीक है ना, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं 3 बताए थे, 3 बताए थे, 5 बताए थे, 7 बताए थे, 11, 13, ये सब ना। अगर यही संख्या रूट के अंदर आ जाए, रूट में 3, चाहे रूट में 5, रूट में 7, रूट में 11, ठीक है, रूट में 13, तो इसको हम परिमेय भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं इसको। तो इन्हीं संख्या को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, इतना समझ में आया कि नहीं? तो अपरिमेय संख्या वे होते हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब समझिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। क्या चीज? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिसमें शून्य के साथ साथ, किसके साथ साथ? 0 के साथ साथ सभी ऋणात्मक संख्या भी आते हैं और सभी धनात्मक संख्या भी आते हैं, वही पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। पूर्णांक संख्या में ना, इसका जैसे देखिए पूर्णांक संख्या के जैसे में हम कह सकते हैं कि सभी ऋणात्मक संख्या है, जैसे माइनस में हो गया 1, माइनस में 2 हो गया, माइनस में 3, जो माइनस वाले संख्या भी आना चाहिए, शून्य भी आना चाहिए, इसके साथ साथ प्लस वाला भी, जैसे में 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी। ठीक है ना, ये सब हमारी क्या होती है? पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या में दोनों आना चाहिए, धन वाला भी, ऋण वाला भी और 0 वाला भी। लेकिन हम एक चीज और बताए थे कि पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक संख्या और ऋण पूर्णांक संख्या। तो कुछ नहीं करना है, इसी में देखिए, जो 0 से आगे वाले संख्या होते हैं उसको धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। संख्या रेखा जब आप बनाएंगे, संख्या रेखा इस तरह का होता है ना जी, यहाँ 0 होता है, इधर घटेंगे, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, इस तरह से। जब 0 से आगे बढ़ेंगे तो प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5, ऐसे होता है। यानी कि 0 से जो आगे वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या चीज? धन पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। और जो 0 से इधर वाला होता है पीछे की तरफ, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्या चीज? ऋणात्मक या ऋण पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या। और उधर हो गया धन पूर्णांक संख्या। समझे कि नहीं? यानी कि पूर्णांक संख्या हम बताए कि पूर्णांक संख्या वे होते हैं जिसमें 0 भी होता है, माइनस वाले भी होते हैं, प्लस वाले भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो माइनस वाले होते हैं ना उसको हम बोलते हैं ऋण पूर्णांक संख्या। ठीक है, लेकिन जो प्लस वाले जो होते हैं उसको हम धन पूर्णांक संख्या के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, यहीं पर हो गया। इसके बाद जानते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होते हैं। तो सह अभाज्य संख्या वे होते हैं जिसमें संख्याओं का मशक केवल 1 होना चाहिए। कितना? मशक का मतलब कि महत्तम समापवर्तक निकालने के बाद केवल 1 आए। मशक कितना होना चाहिए? 1। जैसे में मान लिया जाए कि अगर यहाँ पर 10 लिखा है, 10 लिखा है, ठीक है, और 10 लिखा है और हम लिख दें 21, ये 2 संख्या है, इनका मशक निकालिए। मशक जब निकालोगे
तो इनका मसा देखते हैं कितना आता है। चलो 2 से 5 बार में कटेगा, 5 से 1 बार में कटेगा, 10 का कितना हो गया, 2 गुणे 5 हो गया। ठीक है, 21 को कैसे लिख सकते हैं, 21 को, 21 का जब निकालेंगे 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से ना, 3 सते 21, 7 एकम 7, यानी 21 को लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुणे 7। 10 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 5 और 21 का हो गया 3 गुणे 7। ठीक है, तो इसका जब मसा निकालोगे, मसा तो दोनों में मिलाते हैं, जो कॉमन होता है वही मसा होता है। तो इसमें देखो कुछ नहीं मिल रहा है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, उसमें नहीं है, 3 इसमें है, उसमें नहीं है ना, तो नहीं है। तो इसका मतलब कि गुणा में एक छिपा है, यहाँ पे गुणा में एक छिपा हुआ है, यानी कि एक इसमें मिल रहा है। जब कहीं ना कुछ ना मिले तो समझना चाहिए कि उसका मसा कितना आता है, 1। क्या कितना आता है, 1। जब कहीं ना मिले कुछ, कहीं कुछ ना मिले तो समझना कि उसका मसा 1 है। तो ऐसे संख्याओं को ना, ऐसे यानी कि 10 और 21 जो दो ऐसे संख्या हैं जिसको हम सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं। हाँ, यानी कि सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होते हैं जिनका मसा केवल 1 होता है। कितना होता है जी, केवल 1 होता है। समझे कि नहीं? यानी जो हम बात अभी समझाए हैं, संख्या पद्धति जो हम चैप्टर चालू किए हैं, इसकी बेसिक पॉइंट हमारी यही है जो भी हमने बताया है। इसके अलावा कुछ आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी बताएंगे कल से, यानी नेक्स्ट जो हमारे वीडियो रहेंगी उसमें हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे, पूरे क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे हल करने के लिए। ठीक है ना? इसलिए जितने भी बेसिक पॉइंट हमने बताया है, आप कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताइए कि आपको समझ में आई या नहीं। ठीक है, इसके अलावा अपने बैचमेट्स को भी, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए जिनको इनकी आवश्यकता हो। ठीक है, मैं रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको प्रतिदिन वीडियो मिल सके। ठीक है ना? मैं एक भी दिन गैप नहीं करूंगा। आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन की परिस्थिति में ही हो सकता है कि वीडियो ना बन पाए, लेकिन मैं रेगुलरिटी रखूंगा और आप लोगों को प्रतिदिन वीडियो प्रोवाइड करें। ठीक है ना? हम मैथ अभी स्टार्ट किए हैं, संख्या पद्धति, और आप लोग ये बताइए कि हमने जितना कुछ भी बताया है आप लोग को समझ में आया भी कि नहीं आया। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।